याया साहब कि हम देख रहे हैं कि अब आईनी तरमीम के बाद जो आईनी अदालतें हैं उसका बदहुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है उसका क़याम इंतहाई ज़रूरी है। इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बल्कि दुनिया के 85 ममालिक में इस तरह की अदालतें काम कर रही हैं। अपोजिशन की जानिब से ये इल्ज़ाम कि एक पैरेलल जुडिशरी सिस्टम लाया जा रहा है, हुकूमत का उसको इस तरह निगेट करना कि जी जो आईनी अदालतें हैं वो बड़े मामला देखेंगी, इतने केसेस पेंडिंग हैं। तो इस सब को आप कैसे देखते हैं बीइंग माहिर कानून, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे अफसोस होता है कि हमारी लीगल फ्रेटर्निटी सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस और पॉलिटिकल एंगल देके किस तरह की रिफॉर्म जो पाकिस्तान में 20 साल से मांगे जा रहे हैं। अगर आप देखें तो लॉयर्स मूवमेंट कोई चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सिर्फ बहाली के लिए नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के इस जुडिशल और लीगल निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए थी। और यूं लग रहा है जैसे सिर्फ इस बात को लेकर कि ये टेबल जिस तरीके से किया गया या कंसेंसस था या नहीं था, उससे हम 43 अमेंडमेंट्स के जो फ़वाइद हैं उसको भूल गए हैं। और अगर आप इन 43 अमेंडमेंट्स को देखें तो ये सिर्फ कोई एक या दो सेक्टर्स को इम्प्रूव नहीं करी, बल्कि बड़े होलसम अमेंडमेंट्स थी, जिसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो ये थी कि पहली तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड को डेवलप करना। ये भी जैसे जैसे उन्होंने कहा, पाकिस्तान कोई पहला मुल्क नहीं है जिसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाई जा रही है। दुनिया की जो बेहतरीन डेमोक्रेसीज हैं, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स जो हैं वो पिछले 100 सालों से जो है वो काम कर रही हैं। और एक ऐसी अदालत जिसके सामने 59,450 केसेस पेंडिंग हो, जिसमें हर साल 25,000 केसेस फाइल होते हों, जिसके अंदर सिर्फ 17 जजेस हैं, और वो 17 जजेस भी ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के एक्सपर्ट्स हों। तो वहाँ पर एक पैरेलल अगर जुडिशरी बना भी दी जाती है तो उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किस तरीके से हार्म होती है, ये सवाल का कोई जवाब देता नहीं है। लेकिन इसको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर अटैक समझ लिया जाता है। यकीनन हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज पाकिस्तान में देखिए 90% जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल हुए हुए हैं वो ऑर्डिनरी लिटिगेंट के केसेस हैं। लेकिन क्योंकि वो जो अदर 10% है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, वो टाइम डिमांडिंग केसेस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। उसमें देखें 50 से ज़्यादा तो सिर्फ पिटिशनर्स होते हैं, 50 से ज़्यादा तो रिस्पोंडेंट्स होते हैं। तो अदालत का सारा दिन जो है वो तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को सुनने में लग जाता है, और आपको ऑर्डिनरी लिटिगेंट सफ़र करता है। अब एक लीगल सिस्टम जिसके ऊपर आवाम का ट्रस्ट ना हो, ऐसे लीगल सिस्टम का फ़ायदा क्या है? बिकॉज उससे तो उस अदारे की लेजिटिमेसी भी ख़राब होती है और स्टेट की जो रिट है वो भी डिक्लाइन होती है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही हमारी वकला की तंजीमों ने और कुछ वकीलों ने इन अमेंडमेंट्स को जो है वो बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया, देखे बगैर कि ये वही चीज़ें हैं जो बहुत टाइम से वकील तंजीमें जो है वो मांगती जा रही थी। अब आप दूसरी तरफ आ जाएं तो देखें, ये बारी बारी कहा जा रहा है कि इन अमेंडमेंट से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो अफेक्ट हो गई है। अब दुनिया भर की आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। अमेरिका की एग्जांपल ले ले, वहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, वो यूएसए के प्रेसिडेंट जो है वो रेकमेंड करते हैं, सेनेट उनकी कंफर्म करती है। तो अगर पाकिस्तान में एक नेशनल असेंबली की कमेटी बन जाए जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस, कहीं ये नहीं कहा गया कि नेशनल असेंबली मुझे या किसी को भी चीफ जस्टिस लगा देगी, बल्कि सिर्फ कहा यह गया है कि 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनमें से एक को रेकमेंड किया जाएगा। और दूसरी बात कि देखिए, एक जज को निकालना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी अथॉरिटी किसके पास है। ये अथॉरिटी कोई नेशनल असेंबली की कमेटी के पास नहीं है, ये अथॉरिटी जुडिशल कमीशन के पास ही रहेगी। इस पे आपका से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अपने दीगर 2 पैनलिस्ट से इजाज़त के साथ आपसे अगला सवाल भी करना चाहूँगा कि कुछ इस तरह की चीज़ सामने आ रही है कि अगर एक आईनी अदालत हो गया और एक कॉमन कोर्ट हो गया तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो क्या ये उज़र ठीक है, ये परेशानी ठीक है, और ये किस तरह काम करेगी? कोई टकराव तो नहीं होगा? इस पे मुझे ज़रा मुख्तसर बताइए, फिर मैं दीगर पैनल के जानिब जाऊँगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 जुरिस्डिक्शंस हैं। एक उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, एक उनकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन और तीसरी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है, जिसके अंदर वो फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन सुन सकती है, 2 प्रोविंसेस के दरमियान के डिस्प्यूट सुन सकती है। तो ये जो अमेंडमेंट्स की जा रही है, इसके अंदर ना तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की इफेक्ट होती है, ना एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इफेक्ट होती है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के लिए एक सेपरेट अदालत बनाई जा रही है। और साथ साथ ये कहा गया है कि हाई कोर्ट के अंदर भी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आएगा तो उसकी अपील जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जाएगी। तो ना तो सिविल और ना तो क्रिमिनल साइड की जुरिस्डिक्शन को अफेक्ट किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इन 2 अदालतों के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरी बात
कि ये भी कहा गया है अमेंडमेंट्स के अंदर कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाएगा, जो इसकी सारी वर्किंग, कितने बेंचेस होंगे, कितने जजेस होंगे, कहाँ पे इनका स्टाफ होगा, कहाँ हेडक्वार्टर्स होगा, ये सारे के सारे जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाना है। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में आ भी सकता है तो पार्लियामेंट कानून साजी के थ्रू स्ट्रीमलाइन कर सकती है इस प्रोसेस को। इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस वक्त यह है कि हम अपने निज़ाम को बेहतर करें, हम अपने निज़ाम के ऊपर लोगों का ट्रस्ट डेवलप करें और हम 139 नंबर पे ना रहे जुडिशल इंडेक्स पे, बल्कि एक बेहतर नंबर के ऊपर आ। बिल्कुल ठीक है। अब और आपने बहुत ज़बरदस्त इसको सम अप किया है, मेरे ख्याल से इससे बेहतर सम अप और कोई कर नहीं सकता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।